वेलकम टू CLC जुडिशियल। यह 3 ईयर प्रैक्टिस एक्सपीरियंस सीरीज का यह हम लोगों का चौथा वीडियो है। हम लोग अपने वीडियोज में अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करते, लीगल एनालिसिस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की करते। कल भी एक वीडियो डाला था हमने आपके एलिजिबिलिटी से संबंधित। इनफैक्ट हो क्या रहा है, स्टूडेंट कम्युनिटी दो खेमों में बट गया है। एक जो 3 ईयर एक्सपीरियंस, जो ये रूल जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसका सपोर्ट कर रहे हैं, और कुछ लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। अब हम लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, तो जो स्टूडेंट सपोर्ट कर रहे हैं वो हम लोगों से नाराज हो रहे हैं। अब यहाँ मैं एक चीज बिल्कुल स्पष्ट कर दूं वीडियो के शुरू में, हमें कोई इलेक्शन नहीं लड़ना, और सपोर्ट और क्रिटिसिज्म इन चीज़ों का जो चीज़ें जायज़ है, वो हमारे साथ कौन है और हमारे खिलाफ कौन है, मैं कभी आज तक इसकी परवाह नहीं किया। जायज़ चीज़ों पे बोलने से कभी मैं पीछे नहीं हटा, और वही मैं करते आया हूँ। मैं कुछ कारणों से इस जजमेंट के खिलाफ हूँ। यह जजमेंट हमने इस जजमेंट से मैं क्यों असहमत हूँ। अब जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है, यह तो मानना हम लोगों को पड़ेगा ही पड़ेगा। वी मस्ट रेस्पेक्ट द जजमेंट। लेकिन कुछ न कुछ कारणों से इस जजमेंट से हम लोग सहमत नहीं हैं। क्यों सहमत नहीं है, पिछले वीडियोज में बताया गया है। इस जजमेंट का दूरगामी परिणाम, अब देखिए, आपने अचानक से 3 साल प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट कर दिया, 2002 में हटा दिया गया था। अब प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट नहीं था, तो अब स्टूडेंट उन्होंने इनरोलमेंट नहीं कराया, प्रैक्टिस नहीं किया, तैयारी कर रहा था। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो बॉन्डी स्टेज पे एज उनका एक्सपायर होने वाला है, लास्ट टाइम इंटरव्यू दिया था। अब इस रूल से तो चूंकि उनका इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, वो सीधे बाहर होंगे। एक आर्मी मैन का भी कोटा था, जैसे एयरफोर्स से हमारे बहुत सारे स्टूडेंट एयरफोर्स से भी जुडिशियल अफसर हुए, APO हुए। उनका रिटायरमेंट के बाद वो तैयारी करते थे, क्वालिफाई किए, जजेज बने, APO बने। अब वो लोग रिटायरमेंट के बाद अब 3 साल प्रैक्टिस करेंगे, फिर वो एलिजिबल होंगे। तो ऐसे इस जजमेंट का अगर एनालिसिस किया जाए, तो यह जजमेंट अगर देखा जाए तो स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं है। इस वीडियो में हम एक चीज़ और कुछ बच्चे लोगों से, अब चूँकि आई एम ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प स्टूडेंट्स आर माई हार्ट एंड सोल। और मैं एक बार फिर से कह दूँ, अगर आप स्टूडेंट हैं, आपको किसी भी तरह की समस्या है, स्क्रीन पे हमारा नंबर है, आप मुझे कॉल करें, मुझे टेक्स्ट करें, मुझसे बात करें। मैं हमेशा, आई एम ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प। अगर मैं आपके किसी काम आ सका तो यह मेरा सौभाग्य होगा। दैट्स इट। और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो अब इस वीडियो का थीम यह है कि यह जो एक्चुअल प्रैक्टिस है, एक्चुअल प्रैक्टिस किस तरह निर्धारित की जाए। कुछ बच्चे लोगों ने हमें कहा कि सर 2002 से पहले वाली जो कंडीशन थी, हमारे कई सीनियर कलीग्स, फ्रेंड्स, कई लोगों ने कहा कि सर हो सकता है कि 2002 से पहले जो स्थिति थी, जो 3 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता था, वही कर दिया जाए। तो अगर मेरी याददाश्त सही है तो मैंने अपनी आंखों से देखा है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनते हुए 2002 से पहले की बात है। तो बार एसोसिएशन ने आपको सर्टिफिकेट बना के दे दिया कि आप इनरोल्ड हैं, इस तारीख से इनरोल्ड हैं, आपका इनरोलमेंट नंबर यह है, और बार एसोसिएशन का मेंबरशिप नंबर यह है, आप अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं, और विश यू ऑल द सक्सेस इन लाइफ, इस तरह का सर्टिफिकेट। या एक्चुअल प्रैक्टिस आखिर हम किसे कहेंगे? एक्चुअल प्रैक्टिस
की परिभाषा क्या होगी। अब मान लीजिए कि कोई फ्रेशर पास आउट किया, तो आप लोग देखते ही होंगे फ्रेशर्स की क्या स्थितियां हैं। उन्हें साल 2 साल तक तो फाइल ही लेके सीनियर के पीछे पीछे चलता है। तो क्या एक लॉ स्टूडेंट फाइल लेके सीनियर के पीछे पीछे चलता है तो उसको एक्चुअल प्रैक्टिस मानेंगे? आखिर एक्चुअल प्रैक्टिस की परिभाषा क्या होगी? सुप्रीम कोर्ट ने तो जिम्मेवारी हाई कोर्ट को दे दी कि रूल फ्रेम कीजिए। तो मेरे मन में ख्याल आता है कि कोई फ्रेशर 2 साल तक फाइल लेके सीनियर के पीछे पीछे चला, सीनियर के ऑफिस में बैठा रहा, उसने कभी क्लाइंट से डील नहीं किया, उसे फाइलें पढ़ने का मौका या उस तरीके की चीजें नहीं मिल पाई, तो क्या उसको भी एक्चुअल प्रैक्टिस हो जाएगा? अब मान लीजिए कल के वीडियो में हमने कहा था कि देखिए, एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, पैरा 87 में कैंडिडेट में नॉट एक्चुअली प्रैक्टिस इवन फॉर ए सिंगल डे एंड मे ओनली ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन अप्लाई फॉर द सिविल जज। तो मैं यही कह रहा हूं कि जब 2002 से पहले जब प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट था और मेरी यादाश्त अगर ठीक है तो एक्चुअल प्रैक्टिस की बात उन दिनों भी नहीं थी, यह पहली बार यह बात आई। अब एक्चुअल प्रैक्टिस आप जज कैसे करेंगे? क्या मानक होगा एक्चुअल प्रैक्टिस निर्धारित करने का? तो चलिए, एक्चुअल प्रैक्टिस की बात हो गई। अब देखिए, अब आगे ये पैरा नंबर 7 में कहा जा रहा कि मस्ट हैव प्रैक्टिस्ड। तो आपने प्रैक्टिस किया है और कम से कम 3 सालों के लिए। तो अगर मान लीजिए कि पूरे साल में आप सिर्फ 2-4-10 दिन ही कोर्ट गए, महीने में 1 दिन भी जाते रहे, तो क्या वो 3 साल का एक्सपीरियंस मिलेगा या जितने दिन गए उतने का ही मिलेगा? तो इनफैक्ट और एक चीज और भी कही गई है कि नंबर ऑफ ईयर प्रैक्टिस कंप्लीटेड बाय कैंडिडेट डिजायरस ऑफ अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन फॉर द बी कैलकुलेटेड फ्रॉम डेट ऑफ देयर प्रोविजनल एनरोलमेंट। अब मान लीजिए कि मैंने 2020 में रजिस्ट्रेशन कराया और पूरे साल में 2-4 दिन कचहरी जाता, बाकी नहीं जाता, या कचहरी भी जाता, कोई सीनियर नहीं, कोई काम नहीं हो, ऐसे ही घूम घाम के टाइम पास करके आ जाता, और साल में 2-4 दिन जाता, तो क्या मेरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनेगा जिस दिन से मेरा इनरोलमेंट है या नहीं? तो कहने का मतलब कि एक्चुअल प्रैक्टिस से काफी कंफ्यूजन सा बढ़ गया है। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर रहा हूं, चंद सवाल जो हमारे स्टूडेंट्स को परेशान कर रहे हैं। अब स्टूडेंट फोन करके पूछते हैं कि सर इनरोलमेंट तो मेरा 2020 का है लेकिन कोर्ट नहीं गया, क्या हमारा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कोई बना देगा? नहीं बना देगा। तो अगर नियम एक्सप्लिसिट ना हो, सारे प्रोविजंस को, सारी चीजों को अगर विस्तार से वर्णित नहीं किया गया है, अगर क्लैरिटी नहीं है, तो जो रूल्स होंगे उस रूल से असुविधा ज्यादा होगी, हर किसी को परेशानी। तो मैंने अपने पहले वीडियो में भी कहा था कि अगर मान लीजिए कि आप इस तरह से आप कचहरी गए नहीं, वकालत किए नहीं और वकालत का सर्टिफिकेट बनवा लिया, तो फर्जी सर्टिफिकेट माना जाए। अब इंटरव्यू में जाते अगर पकड़े गए कि अरे भैया आपका एक्सपीरियंस तो 4 साल 5 साल का है लेकिन आपने वकालत करी ही नहीं, तो आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की इंक्वायरी भी शुरू हो जाएगी। अब इंक्वायरी शुरू होगी कि नहीं शुरू होगी, या इसको कैसे किस तरीके से लागू किया जाएगा, यह स्थिति तो रूल बनने के बाद ही क्लियर होता है।
तो मैं कह रहा था कि जब हमारे ज़माने में वो एक्चुअल प्रैक्टिस, जब 2002 से पहले ये लॉ बना था एक्सपीरियंस का, तो एक्चुअल प्रैक्टिस की बात नहीं होती है। आप पूरे साल में कोई एक छोटा सा चालान का केस आपको मिल गया जो फ्रेशर, साल में एक ही पेशी है आपकी, तो एक दिन आप कचहरी गए, एक पेशी है आपकी, और एक्सपीरियंस आपका बनेगा 1 साल का। अब 1 साल का बनेगा या कैसे बनेगा, किस तरीके से बनेगा, तो जरूरत क्या है कि देखिए, जो इस वीडियो का थीम है, मैं यह नहीं कहता कभी, मैं तो हमेशा यह कहता हूँ कि आई हैव वेरी लिटिल नॉलेज ऑफ लॉ। मैं कभी खुद को महाज्ञानी नहीं मानता। आई हैव स्टिल वेरी लिटिल नॉलेज ऑफ लॉ। और आज मैं एक बार फिर से सबके सामने मैं एडमिट भी कर रहा हूँ कि आई हैव लिटिल नॉलेज ऑफ लॉ, लेकिन जितनी नॉलेज है, ये चंद सवाल हैं। एज ए सिटीजन, इस देश की न्याय व्यवस्था में हमारा भी इंटरेस्ट है, अच्छे जजेज हों, इस देश के स्टूडेंट इस देश के भविष्य हैं, एज ए सिटीजन हमारा भी उसमें इंटरेस्ट है। चूंकि मैं भी लीगल फील्ड से हूँ, अच्छे जजेज आए, अच्छा इंसाफ हो, एंड जस्टिस नॉट ओनली टू बी डन बट मस्ट अपीयर टू हैव बीन डन, ये कहावत चरितार्थ हो, रूल ऑफ लॉ किताबों में नहीं हकीकत में इन्फोर्स हो। तो ऐसा सपना, ये ख्वाब हमारे भी हैं। तो देखिए, एक चीज आप नोट कर लीजिए, सारे स्टूडेंट से मैं अपील करूंगा कि देखिए, यह एक डिफिकल्ट टाइम है। अब स्टूडेंट दो गुटों में बट गए हैं एक दूसरे। मैं आप सबों से प्रार्थना करता हूं कि आपस में आप प्रेम से रहें। अब यह तो जो भी फैसला आया है, अब उसके कंसिक्वेंसेज जो भी हो, अपनी यूनिटी बनाएं, अपना पक्ष रखें, रूल फ्रेमिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें, जागरूक हों। कोई भी किसी भी तरह की आपको समस्या होती है तो मैं फिर बोलूंगा और बार बार बोलूंगा, ये स्टूडेंट्स आर माई हार्ट एंड सोल। हमारी कोई दूसरी दुनिया नहीं है, आप सारे स्टूडेंट हमारी दुनिया। आप बेशक परवाह मत कीजिए, स्क्रीन पे हमारा नंबर है, आप हमें टेक्स्ट कीजिए, हमसे बात कीजिए। हमारी बस इतनी सी बात है, आई एम ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प, और इसके अलावा और मैं कुछ नहीं जानता। तो देखते हैं, इंतजार। अब जैसे इस वीडियो में था कि कई सारे अनगिनत सवाल हैं, जैसे कल भी हमने डिस्कस किया था, इस वीडियो में भी करेंगे। मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट 2020 में इनरोलमेंट कराता है, 1 महीने तक, मान लीजिए एक्चुअल प्रैक्टिस। अब एक्चुअल प्रैक्टिस की परिभाषा क्या होगी, डिफिनीशन क्या होगा, रूप प्रारूप स्वरूप क्या होगा, किस तरीके से उसे निर्धारित किया जाएगा, इस बाबत रूल बनाने को कहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। हाई कोर्ट को रूल बनाने के लिए 3 महीने का टाइम दिया, और हाई कोर्ट ने रूल बनाया, उसे राज्य सरकार पास करेगी, उनको भी 3 महीने का टाइम दिया है जजमेंट में। आप देखिए, तो मान लीजिए कि 2020 में किसी स्टूडेंट ने इनरोलमेंट कराया, 1 महीने की प्रैक्टिस की। अब लॉ ऑफिसर के तौर पे कहीं कंपनी वगैरह या एमएनसी में या कहीं काम कर रहा, तो जो लॉ ऑफिसर्स, आप लॉ क्लर्क को, उनके एक्सपीरियंस को काउंट करेंगे, लॉ ऑफिसर का क्या करेंगे? जो एमएनसी में जॉब कर रहे हैं उनका क्या करेंगे? तो ऐसे एक नहीं अनेकों सवाल हैं। और हम लोग अपने मन से जो मर्जी सोच लें, वो मायने नहीं रखता। अब रूल बनते हैं, क्या रूल बनते हैं, एक्चुअल प्रैक्टिस को किस तरह से लागू किया जाए, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है,
एक्चुअल प्रैक्टिस तो तभी होगा कि जब केस का नाम हो, वकालतनामा हो, अटेंडेंस हो। वो लागू हो ही नहीं सकता, ना कोई ऐसा मैकेनिज्म बन सकता, ना कोई ऐसा सिस्टम बन सकता जो व्यक्तिगत तौर पे मुझे लगता। आई मे बी रॉन्ग, हो सकता है कि हमारी यह बात गलत हो, लेकिन जिस एक्चुअल प्रैक्टिस की आप बात कर रहे हैं वो वकीलों की हाजिरी लगेगी, कहाँ लगेगी हाजिरी? अब मान लीजिए कि आप किसी दिन 5 मिनट के लिए कचहरी गए, घूम के चल गए। आप हर रोज मुश्किल से 2-4 मिनट के लिए कचहरी जाते हैं सिर्फ, क्या वो भी एक्चुअल प्रैक्टिस में आ जाएगा? आखिर एक्चुअल प्रैक्टिस को आप निर्धारित कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे? अब जो मैकेनिज्म सजेस्ट किया गया है कि आप जिस अदालत में प्रैक्टिस कर रहे हैं उस अदालत में जो 10 इयर्स स्टैंडिंग वाले एडवोकेट हैं वो लिख के देंगे। तो आप 10 इयर्स वाले किसी को जानते हैं, आप बेशक एक दिन कचहरी ना पहुंचे, उनसे लिखवा लीजिए। तो एक्चुअल प्रैक्टिस किस आधार पे काउंट किया जाएगा, कैसे काउंट किया जाएगा, किस तरह से काउंट किया जाएगा, यह सारी स्थिति रूल फ्रेम होने के बाद ही स्पष्ट होगी। जहां तक मैं समझता हूं, एक्चुअल प्रैक्टिस को इफेक्टिवली लागू कर पाना बहुत डिफिकल्ट है। कैसे लागू करेंगे, किस तरीके से लागू करेंगे? और अगर आप देखें तो कम से कम जो बच्चे एडवर्सली अफेक्ट हुए हैं, जो इनरोलमेंट नहीं होने के कारण बाहर हो गए, उनका क्या होगा? उनको कौन देखेगा? तो सभी बच्चे लोग यह समझिए कि देखिए, अथॉरिटी हमेशा आपके लिए सिंपैथेटिक रहती है। चाहे मैंने प्रैक्टिस किया है, काफी लंबे समय तक किया है, जब कभी किसी स्टूडेंट का केस अदालत में पहुंचता है तो अदालत की सिंपैथी अपने आप होती है। तो आप यह कभी दिल में ख्याल ना लें कि स्टूडेंट विरोधी, अरे मान लीजिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट की ये इस जजमेंट के जरिए कि लॉ का प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, वो भी एक कारण। तो आप इस तरह से नहीं कैलकुलेट करें कि स्टूडेंट फ्रेंडली या स्टूडेंट विरोधी, यह चीजें ठीक नहीं है, और इस तरह की से नहीं सोचें। तो अदालत की भी सिंपैथी होती है स्टूडेंट से, अथॉरिटीज की भी होती है। तो यह जो रूल बनेगा, हम लोग भी पार्टिसिपेट करें, अपना पक्ष रखें, जो समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं को अथॉरिटीज एड्रेस करें, और उन सबों से मिलता जुलता एक अच्छा रूल बनाएं। किसी के साथ ना इंसाफी ना हो, हर किसी को इंसाफ मिले, बस यही छोटी सी हमारी कामना, और कुछ भी नहीं। तो आप सभी बच्चे लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट के जरिए भी आप पूछ सकते हैं अपने सवालों को, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। अब हम लोग तो बहुत ही सिंपल नया सा चैनल, छोटा सा चैनल है, पता नहीं हमारी वीडियो आप तक पहुंच रही या नहीं पहुंच पा रही, वो भी हमें पता नहीं। तो अगर वीडियो उस लायक है कि स्टूडेंट तक, बाकी स्टूडेंट तक भी पहुंचनी चाहिए, तो आप जरूर दोस्तों में भी शेयर करें, वीडियो पे कमेंट करें। कोई समस्या हो, किसी सवाल का जवाब चाहिए तो जरूर आप हमसे पूछें। इसी के साथ यह वीडियो खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टिल देन, बाय बाय।